नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ हमेशा की तरह सुकेश रंजन। और आज आपको बतानी है उन दो खबरों के बारे में जो अदालतों से आई हैं लेकिन बिहार की राजनीति को छूती हुई निकल गई और अपना असर भी छोड़ गई। पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। चुनाव टालने के लिए एक याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि उनका दखल इस मामले में तो कतई नहीं हो सकता है। अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं है और कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कहे यह उचित नहीं, यह चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव बिहार में कब होंगे यह चुनाव आयोग को तय करना है। तो एक बड़ी बहस पर एक विराम सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से लग गया। लेकिन हमारे लिए जो और ज्यादा दिलचस्प खबर है वो आई है रांची हाई कोर्ट से। लालू प्रसाद यादव का बेल, और लालू प्रसाद यादव का जो बेल है वो सियासी खबर कब से हो गया? जी हां, बिल्कुल है। और आज लालू प्रसाद यादव का बेल नहीं हुआ। सीबीआई के अधिवक्ता बीमार हैं, ऐसा सीबीआई की तरफ से कहा गया। अगली तारीख पर गई 11 सितंबर। सुकेश, तारीख 11 सितंबर। इंतजार आरजेडी वालों के लिए लंबा हो गया। देखिए, लालू यादव का बेल पे बाहर आना पारिवारिक खुशखबरी तो हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा राजनीतिक माहौल में यह राजनीतिक खुशखबरी है। तेजस्वी आज क्वारंटीन हो गए। नहीं, अभी हुआ नहीं है और खुशखबरी की बातें आप कर रहे हैं। बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई होना और इस उम्मीद के साथ होना कि बेल मिल सकती है। कोरोना के इस काल में उनके रैंक एंड फाइल की बात अगर करूं तो उनको लगता है कि कोर्ट बेल दे देगा, क्योंकि वो आधी से ज्यादा जो इस मामले में, जिस मामले में चाईबासा के मामले में आधी से ज्यादा वो अपनी सजा काट चुके हैं। वो बीमार हैं, कोरोना का काल है, तो उनके रैंक को ये लगता है, उनके काडर को ये लगता है कि ये एक ऐसा मसला आएगा कोर्ट के सामने कि वो सिंपैथेटिक ढंग से विचार करेंगे, उनको बेल मिल जाएगा। मैंने कहा तेजस्वी क्वारंटीन हो गए हैं क्योंकि उनके एक सहयोगी पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि दिल्ली में भी उन्होंने टेस्ट कराया था, ऐसी जानकारी मिली जो नेगेटिव था, लेकिन कल पता लगा कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई और उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। अब ये क्वारंटीन पॉलिटिकल क्वारंटीन है कि वो ऐसा वक्त है जब सीट शेयरिंग पे बात शुरू हो गई है। तो क्या मतलब आप ये इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी का क्वारंटीन होना दरअसल वो इंतजार की घड़ियां कम हो रही हैं और लालू जी आकर के सब कुछ करें? अभी बेल क्या होगा नहीं होगा ये भी तय नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं क्या आरजेडी ने? गुड न्यूज की अपेक्षा है उनको कि ऐसा हो सकता है कि लालू यादव को बेल मिल जाए। उनको लगता है कि चांसेस हैं कि उनको बेल मिल जाए। और लालू यादव एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन चीज़ों को डील करने में एक परिपक्व नेता है। एक तो उनका कद बहुत बड़ा है। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस भी वो अपना जो शेयर है वो मांग रही है और तेजस्वी हो सकता है लोकसभा चुनाव में फेल करने के बाद, हालांकि लोकसभा चुनाव के समय भी लालू यादव एक्टिव थे, जेल से ही थे, हॉस्पिटल से ही थे, लेकिन एक्टिव थे। उनका बाहर आना, उनको बेल भी अगर मिलता है तो वो पॉलिटिकल काम के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन उनका घर में रहना इस बात को एंश्योर करेगा कि कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल इसका एक ऐसा गठबंधन बने जो एनडीए गठबंधन को चुनौती दे सके। तो मुझे लगता है कि लालू यादव का 11 तारीख की जो तारीख है वो आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ फैमिली के लिए नहीं, आरजेडी फैमिली के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। इसमें जो पक्ष वाले लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि अगर वो बेल मिलता है उन्हें तो हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर बेल नहीं मिलता है फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो दोनों तरफ नजर है कि लालू यादव के बेल प्ली पे क्या होता है। ये तो आपने श्वेत पक्ष बता दिया आरजेडी परिवार के लिए, आरजेडी पार्टी के लिए क्या फायदा होगा, लेकिन श्याम पक्ष भी है उसका और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जानकारी के तौर पर हम आपको बताएं कि रघुवंश प्रसाद सिंह जिनके जाने की खबरें आने लगी थी, अब हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार उन खबरों पर कम से कम आंशिक विराम लग गया है। जो एक लोटा पानी थे
तेज प्रताप यादव के लिए। वो तेज प्रताप यादव लालू यादव से मुलाकात के पहले और लालू यादव से मुलाकात के बाद एक लोटा पानी की संज्ञा से हटकर चाचा कहते नजर आए हैं। और इस बात को मानकर कि चलिए कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव दोनों संस्थापक सदस्य आरजेडी का है, उसके बाद इस बात की संभावना बहुत कमजोर हो गई है कि अब रघुवंश सिंह कहीं जाने वाले हैं। सुकेश बता रहे हैं कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक होनी थी आरजेडी की, वो बैठक भी टाल दी गई है, रघुवंश जी भी रुक गए हैं और सब कुछ थमा हुआ लग रहा है। ये भी बताइए कि 2 दिन पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा था कि रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए जाना आरजेडी से मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इन्होंने कहा था, बिल्कुल इस बात को मानना पड़ेगा, इन्होंने कहा था और यह भी कहा था कि जो मेक है, पॉलिटिकल मेक है रघुवंश प्रसाद सिंह का, वो कतई इस बात को अलाउ नहीं करता है। और लालू फैक्टर तो बचा हुआ था इस पूरे मामले में। और सुकेश की बात सही हुई, लेकिन सुकेश ये गेम चेंजर वाली जो इमेज आप हमें बता रहे हैं आरजेडी के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से लालू के बिल को, अभी हुआ नहीं है, लेकिन देखिए कितनी उत्सुकता है। एक पक्ष तो यह भी है कि जैसे ही वो आएंगे, एनडीए के लिए सबसे बड़ा जीत का हथियार जंगल राज का उनका आरोप, 15 साल में क्या हुआ था, ये तमाम बातें कह सकते हैं। और लालू एक डिवाइडिंग फिगर है, डिवाइसिव फिगर जिसको कहा जाता है। लालू यादव के दम पर तमाम चुनाव एनडीए के द्वारा पीछे जीते गए हैं। तो ये कैसे मान ले कि लालू यादव का आना जो है वो केवल फायदा आरजेडी को करेगा? ये तो जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और अब तो हम भी हैं उनके साथ, उनको भी करेगा। देखिए, लालू यादव अपनी पार्टी के लिए, उस गठबंधन के लिए स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है। आपने कहा कि उनके आने के बाद जो एक संज्ञा बिहार को मिली थी उनके काल में कि जंगल राज है, लालू मतलब जंगल राज, लालू राज मतलब जंगल राज, राबड़ी राज मतलब जंगल राज। ये लालू यादव के अंदर रहने पे भी कोई बदलेगा नहीं। लालू यादव का प्रत्यक्ष अपने घर में होना इस बात को रेखांकित करेगा कि जो राजनीति में जो गठबंधन के दल होते हैं उनमें जो खींचतान होती है, लालू यादव एक ऐसे फोर्स के तौर पे होंगे जो बहुत अथॉरिटी के साथ कुछ चीज़ों को बुलडोज कर सकते हैं, बहुत अथॉरिटी के साथ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तेजस्वी यादव में वो मैच्योरिटी नहीं है। तेजस्वी यादव अभी भी विधानसभा में सबसे युवा नेता है, उनकी उम्र अभी 30 साल की भी नहीं हुई है, राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। समय सब कुछ कराता है। वो जिस परिवार से आते हैं तो एक बड़े नेता के तौर पे उभर गए, लालू यादव के वो सक्सेसर के तौर पे देखे जा रहे हैं। लेकिन ये लालू यादव से वो लेते हैं, वो स्ट्रेंथ उनको लालू यादव से मिलता है। लालू यादव का वहाँ खुद होना ये एक हमला करने का मौका एनडीए को तो देगा, नीतीश कुमार को तो देगा, लेकिन वो आरजेडी और इस गठबंधन को इतना स्ट्रेंथ देगा ऐसा मुझे लगता है, और उनकी पार्टी को तो लगता ही है कि कम से कम वो उन चीज़ों को बचा के रखेंगे जो उनके नहीं रहने पे लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था। जैसे मैं एक आपको जानकारी दूं, जैसे जो अभी 243 सीटों का जो मोटे तौर पे बंटवारे का जो एक खाका खींचा गया है, उसमें है कि 160 सीट आरजेडी लड़ ले, 83 सीटें बचती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 83 सीटों में आरएलएसपी को आप अपने कोटे से दे दो, ये कांग्रेस को कहा गया है। हम अपनी कोटे से वीआईपी को दे देंगे, हम सीपीआई को दे देंगे, हम सीपीएमएल को दे देंगे। तो जैसे एनडीए में है कि जेडीयू अपने कोटे से मांझी को, बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को, अब ये जो अलायंस को सीमेंट करने का काम होता है कि आप अपने कोटे से कौन सी सीटें दोगे। आप 160 अगर डिमांड कर रहे हैं तो 160 ही लड़ेंगे क्या? कांग्रेस अगर डिमांड कर रही है 80 सीटें तो क्या वो 80 ही लड़ेगी क्या? मुझे लगता है कि लालू यादव जब सामने बैठेंगे तो पहले तो गठबंधन में लड़ाई होती है, आप उसको न कहें लेकिन गठबंधन में अपनी सीटों के लिए तो लड़ाई होती है। तो उसमें लालू यादव किसी को भी बुलडोज कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं होगा जो ये कह सके कि आपकी बात को ओवररूल करता हूं। कांग्रेस की तरफ से कौन बैठेंगे सामने? राहुल गांधी नहीं बैठते। राहुल गांधी ने कुछ सीटों के लिए लोकसभा के समय शक्ति सिंह गोहिल बैठेंगे, अखिलेश सिंह बैठेंगे, मदन मोहन झा बैठेंगे, सदानंद सिंह बैठेंगे, जो वहां के लोग हैं। वो लालू यादव को उस तरीके से हिला नहीं सकते जैसे वो तेजस्वी पे प्रिवेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए आरजेडी को उनका इंतजार है कि लालू यादव के आने से उनका पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट जो है, तमाम हमलों के बावजूद ये हमले होंगे,
उनके न रहने पे भी जंगल राज ही चस्पा होगा उनके ऊपर। ये मालूम है आरजेडी को कि इस बैगेज के साथ ही आरजेडी चलती है या उनका गठबंधन चलता है, या कांग्रेस पे भी ये आरोप लगाएंगे कि ये लालू यादव के पिछलग्गू हैं। ये उनके न रहने पे भी होगा, उनके रहने पे जो होगा वो आरजेडी देख रही है। वो उनका जो एक सटल पॉलिटिकल मैसेज होता है वो होगा, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो प्रचार को एक तरीके से आप ये समझिए कि जो व्यक्ति करीब 40 सालों से संसदीय राजनीति में हो, 77 में पहली बार वो सांसद बने थे, तो 77 से लेकर आज तक का अनुभव अगर देखें तो उनका एक लंबा पॉलिटिकल अनुभव है, जो अविभाजित बिहार से लेकर और अब जब जो बिहार है उसमें उनको एक एक सीट की जानकारी है, उन सीटों पे उनके कार्यकर्ता कौन है। पार्टी ऐसे नहीं खड़ी हो जाती या लीडर ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। आपको मालूम है कि उनको किस क्षेत्र में कौन सा कार्यकर्ता है, कौन सा कार्यकर्ता एक्टिव है, क्या फैक्टर है, क्या हमें चुनाव में करना चाहिए, क्या हमें स्लोगन देना चाहिए। मुझे याद है 2015 का चुनाव, उन्हें बिल्कुल इस बात का विश्वास था कि इस चुनाव को 2 भागों में बांट देना है। एक तरफ अगड़े वोट करें, एक तरफ पिछड़े वोट करें। तो जो समाजवादी नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हाँ, और उन्होंने जिस तरह से मोहन भागवत के बयान को, आरक्षण के सवाल को उठा करके जिस तरह वोटों का डिवीजन किया था, ये पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है वो लालू यादव में है, बाकी लोगों में नहीं है। वो एक डिवाइडिंग फिगर है, लेकिन अपने गठबंधन के लिए, अपने दल के लिए वो उसको यूनाइटेड रखते हैं और वो अपने वोटर का मिजाज अच्छे से जानते हैं। आपने भी उनके साथ रैलियां कवर की होंगी, मैं भी उनके साथ कई चुनावों में गया हूं, उनके साथ कैंपेन ट्रेल किया है, तो उनको नब्ज मालूम है। तो हाँ, ये उनके पक्ष में जाता है। लेकिन इस बात आज की तारीख में उस आरजेडी की हो रही है जो अकेले लालू के द्वारा पहचानी नहीं जाती है। यहां तेजस्वी हैं, तेज प्रताप है, मीसा यादव हैं, और उनकी मौजूदगी, लालू यादव का जो करिश्मा है, उस करिश्मा के बावजूद आज तक कभी भी आरजेडी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई। अपने हेडियस की भी बात कर लीजिए, चाहे वो बात 89 की कर लें, चाहे वो बात 90 के दशक की कर लें, और 2005 आते आते जब वो करिश्मा खंडित हुआ तो उसके बाद सिर्फ 2015 था जिसमें उसी व्यक्ति के जरिए जिसने उनके करिश्मा को खंडित किया था, नीतीश कुमार, वो फिर से महिमा प्राप्त कर पाए थे, सियासी महिमा। क्या ये लालू यादव वही लालू यादव है जिनकी आप चर्चा कर रहे थे अभी, या ये लालू यादव वो लालू यादव है जिनका इतिहास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तमाम मामले न केवल उन पर बल्कि उनकी बेटे पर, उनकी बेटी पर, और कहीं ना कहीं उनके जो सहयोगी हैं रामकृपाल यादव, आप सोच सकते थे कि वो छोड़ करके चले जाएंगे। आज राम श्याम में से श्याम भले लौट गए हैं, लेकिन ये वो श्याम हैं क्या जो कि श्याम रजक थे, जो उस वक्त दोनों राम श्याम हुआ करते थे। उनका यादव वोट बेस क्या वो इंटैक्ट है? हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां की यादव समुदाय को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने जबरदस्त तरीके से पोषित किया है। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में ये गेम चेंजर वाली बात लालू के साथ जो एसोसिएट अभी आप कर रहे हैं, कितना दम है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल पूछा है उसमें, एक एक करके उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूं। आपने कहा कि लालू यादव अपने हेडेज में भी, जब वो तूफान पे थे, उफान पे थे, अर्श पे थे, उस वक्त भी अपने दम पे सत्ता नहीं ला पाए। हाँ, कांग्रेस हमेशा साथ रहती थी और वही पूरा करती थी। तो उसके पक्ष में एक तर्क ये जाता है कि कोई सी भी पार्टी नहीं ला पाई, उनके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। जेडीयू नहीं ला पाई अपने दम पे सत्ता, बीजेपी नहीं ला पाई अपने दम पे सत्ता। बीजेपी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था पिछली बार, 50 से 55 सीटें जीते थे। नीतीश कुमार अपने दम पे कभी चुनाव लड़े नहीं। लालू यादव को पिछलग्गुओं की जरूरत थी, उनको एक कमजोर कांग्रेस की जरूरत थी नंबर्स के हिसाब से, लेकिन वो एक ऐसे वर्ग को, वो एक ऐसे वोट में बैठे थे एमओआई कॉम्बिनेशन पे, जिसपे उन्होंने बहुत दिनों तक राज किया। और आप घूम फिर के देखें, विकास के नाम पे चुनाव, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस कि किसका चेहरा अच्छा है, लेकिन एक बेस वोट जो है आपका कितना बड़ा है। आपको मालूम है रामविलास पासवान का भी बेस वोट क्या है।
आपको मालूम है नीतीश कुमार ने भी अपना वोट बेस बढ़ाया है, लेकिन वो कहां तक पहुंचा है? लालू यादव अभी भी एक मास लीडर के तौर पे देखे जाते हैं। जो उनकी आप कमजोरियां गिनाते हैं, उनके समर्थक, आपने अगर पिछला चुनाव कवर किया है, मैं ग्राउंड पे जाके देखा था मैंने कि बहुत लोग कहते थे और अभी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक वायबल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन नहीं था। मैं कहता हूं वो नेचुरल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन था, क्योंकि एक ने एक दल जो बहुत मुखर था, उसने लोगों को, अपने वोटरों को ये एहसास कराया कि उनकी शक्ति है, उनका वोट है। ये उस वक्त की जरूरत थी। लालू यादव को ने पॉलिटिकल नब्ज पकड़ी कि आपको कम से कम ये पॉलिटिकल पावर का एहसास कराना है उन्हें। नीतीश कुमार ने डिलीवरी करके कराया, वो उसका प्रोग्रेशन था और इसलिए दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो एक चलिए, बहुत वो बड़ा कहानी तो खत्म हो गई। वो कहानी खत्म हो गई। अब जो आप कह रहे हैं कि क्या इतने सारे आरोपों के बावजूद क्या लालू यादव वही लालू यादव है? और क्या यादव समुदाय वही समुदाय है जो कि पूरी तरह से लामबंद हो जाता है? आपने कहा कि नित्यानंद राय अभी मंत्री हैं, नंद किशोर यादव वहां अध्यक्ष थे, रामकृपाल यादव भी मंत्री रह चुके हैं। रामकृपाल यादव मंत्री रह चुके हैं। और तो वही तो कहा जाता है कि उनका सेंध तो लग चुका ना उनके। आप वैसे अगर देखेंगे, राम लखन सिंह यादव जो शेरे बिहार कहे जाते थे, उनके बेटे जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। आप अगर ऐसे देखेंगे, चंद्रिका राय जो दरोगा राय, उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी थी, उनके बेटे वो जेडीयू में चले गए हैं। हाँ। लेकिन उससे वो क्या यादव वोट बैंक को लेकर चले गए हैं? आई हैव सीरियस डाउट्स कि यादव वोट बैंक में इस कदर सेंध लगी हो। कुशवाहा के नेता माने जाते हैं आरएसपी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा, क्या वो नीतीश कुमार का वोट बैंक लेकर चले गए? यह साबित हुआ, यह विधानसभा के चुनाव में 2015 में साबित हुआ कि उन्होंने कहीं भी वोट को ट्रांसलेट कराने में उस तरीके से वो कारगर साबित नहीं हुए। नीतीश कुमार ने एक महादलित वर्ग बनाया था, जीतन राम मांझी एनडीए के साथ थे, वो नहीं लुभा पाए। पर आपकी ही बात मैं अगर आपके पास रखूं फिर से, कि आपने कहा कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जो बिहार में अपने दम पर सरकार बना सकता है। लालू यादव भी उसमें हैं, वो भी नहीं बना सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस मैटर करती हैं। 2005 से अब तक जितने भी चुनाव हुए, नीतीश कुमार जिधर रहे, अगर हम 2014 की चुनाव की बात छोड़ दें तो वो गठबंधन जीत कर सामने आया है। 2005 से लेकर अब हम 2020 की बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ नहीं है जैसे 2015 में थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम करिश्मा की बातें, ये तमाम इस तरह की बातें कि उनका बेस सबसे बड़ा है, किस फायदे का अगर वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा है जो लालू के करिश्मे को भुना पाए। कॉम्बिनेशन सामने जो जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी का है वो तो बड़ा मजबूत नजर आता है। और लोग सभा के चुनाव नतीजे और अंक गणित वोटों का वो तो अपने आप में कुछ दूसरी कहानी कहते हैं। नहीं, जहां आपने खत्म किया उससे शुरू करता हूं और उसका जवाब पहले देता हूं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को इतर रख के देखना चाहिए। आपने 2014 के लोकसभा चुनाव देखे, 2015 का विधानसभा चुनाव देखा, अंतर साफ दिख गया। हो सकता है 2019 के चुनाव आपने देखे, 2020 का चुनाव, दोनों में अंतर दिख जाए। वो एक स्टार अट्रैक्शन जो होता है लालू यादव में, वो तमाम वर्गों में उनका न हो। एक सबसे बड़ी कमी जो है यूपीए के पास, वो किसी चेहरे का न होना है, या जिस चेहरे को आगे कर रहे हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का उनके गठबंधन में ही उस तरीके से न होना एक बड़ी कमजोरी है। जो सबसे बड़ा एज देता है नीतीश कुमार को वो उनका चेहरा है। यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए संजीव कि 15 सालों का शासन हो चुका है और 15 सालों के शासन में बहुत लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। आप जब आम लोगों से बात करेंगे तो 15 साल पहले जो लोकप्रियता थी नीतीश कुमार की, वो लोकप्रियता बढ़ के और आगे नहीं चली गई। नहीं, शायद वो घट गई है। वो तो उनकी लोकप्रियता, वो स्वाभाविक भी है। 15 सालों तक शासन कोई मामूली बात नहीं है। और कई बार अब उन्होंने भी अपना स्टैंड चेंज किया है। तो एक जो कंसिस्टेंसी लोग एक्सपेक्ट करते थे नीतीश कुमार से, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, वो भी नहीं है। तो विपक्ष को यह लगता है कि शायद यह मौका इस बार ऐसा है कि हम एक फर्म गठबंधन बना सकें
और उसको उस गठबंधन को अच्छे से, अगर लालू यादव बाहर आते हैं तो उसको सीमेंट कर दें। और इन कमजोरियों के साथ जब एनडीए चुनाव मैदान में उतरेगी, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, और ये डबल इंजन की सरकार पहले कभी नहीं रही। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, 2004 में यूपीए आ चुकी थी, तो तब से लेकर 2014 तक उनके पास ये एक आर्गुमेंट था कि सेंटर से मदद नहीं मिल पा रही है। 2017 में जब उन्होंने सत्ता बनाई तो यही कहा गया डबल इंजन की सरकार है। इन 3 सालों में डबल इंजन की सरकार ने क्या डिलीवरी की है, यह बात अगर जनता तक लेकर जाया जाए और उनसे हिसाब मांगा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक एनडीए जवाब देने के लिए विवश होगा, अगर इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में तब्दील नहीं किया गया, जो कि तब्दील किया जाएगा। क्यों? नीतीश कुमार, उनके पास सबसे बड़ा एमुनिशन है। तो आप नीतीश कुमार के चेहरे को, लालू का चेहरा रख दीजिए और एक तरफ नीतीश जी का चेहरा रख दीजिए और टाइम को फ्रीज कर दीजिए। देखिए, बिहार संभावनाओं का प्रदेश बोला जाता है और सौभाग्य या दुर्भाग्य कह लीजिए कि वहां पर नेता पिछले 30 सालों से यही 3-4 नेता हैं जिनके आसपास राजनीति हो रही है, तो टाइम फ्रीज है वहां पर। तो आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, नीतीश और लालू के चेहरे हैं और नीतीश जी के समर्थन में मोदी जी खड़े हैं, तो कहां लालू जी का चांस? नहीं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में मोदी जी के सामने, आज के देश में, आज की तारीख में कोई कद्दावर ऐसा नेता मोदी जी के सामने खड़ा होने के लिए नहीं है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में वो मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए, वो राजस्थान का चुनाव हार गए, वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गए। इन दो प्रदेशों में चेहरे थे और वो हरा रहे थे, स्थानीय चेहरे। 15 सालों का एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी अब नीतीश कुमार के सामने भी है। अच्छा, ये सारी बातें तो हुई सुकेश, जब हम कहते हैं कि वो बेल हो जाएगा। अगर जो बेल नहीं होता है 11 सितंबर को, और बड़े आशान्वित थे आरजेडी के लोग, आपको याद होगा 2019 के चुनाव के दौरान भी, और उनको लग रहा था कि बेल अब होने वाला है। बेल नहीं हुआ था, सीबीआई ने अपोज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि बेल नहीं होना चाहिए। बेल अगर नहीं होता है तो क्या ये भी अपने आप में एक फैक्टर होगा जो गैल्वनाइज होता है आरजेडी का सपोर्ट बेस? उसके लिए कोशिश यही होगी, बट दैट वुड बी ए बैड न्यूज फॉर आरजेडी, फॉर यूपीए अलायंस। वो उनके लिए एक बैड न्यूज होगा। वो देखिए, कोर्ट का फैसला होगा, आप बहुत ज्यादा टिप्पणी उस पर नहीं कर सकते। आप उसको इमोटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसको इस कदर इमोटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि गरीब गुरबा का नेता और वो जेल में है, उसने आपके लिए क्या सोचा था, कैसे पिछली बार आपने उनके नाम पे वोट दिया, उनके चेहरे को वोट देकर वोट दिया, लोगों ने आपके वोट को छला, आपको छला, तो आप एक वो विक्टिम कार्ड लेकर जाएंगे कि हमें मतलब हमें आपने जिताया लेकिन नीतीश कुमार ने हरा दिया पॉलिटिकल प्रपंच करके। तो वो होगा एक इमोटिव अपील। लालू यादव का होना होगा एक प्रैक्टिकली एक ऐसे व्यक्ति का होना जो मैटर करता है उस गठबंधन के लिए, जो सीमेंट करता है उस गठबंधन को, जो स्ट्रैटेजी बनाता है उस गठबंधन की। उनका घर में होना इन तमाम चीजों को एंश्योर करेगा। और आपको लगता है वो जो लड़कों की राजनीति आज की तारीख में बिहार में हो रही है, तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से कहते हैं गलतियां हुई तो माफ कीजिए, ये गलतियां किसने की थी? और अगर वो माफी मांग रहे हैं, बिहार अगर एक नए युवा को चांस देना चाहता है, उनके सामने दूसरी तरफ दूसरे युवा चिराग पासवान खड़े हैं, आपको लगता नहीं है कि लालू यादव के आने से ये जो माफीनामे वाली बात है ये भी खत्म हो जाती है और फिर उसी तरह की सियासत आती है जो लालू के आसपास हुआ करती थी, जिसका फायदा बड़े बखूबी तरीके से उनका विरोधी उठा लेता है? देखिए, ये एक साइमल्टेनियस स्ट्रैटेजी हो सकती है। मुलायम सिंह की राजनीति दूसरी थी, अखिलेश यादव की राजनीति दूसरी थी। उन्होंने ऐसे तमाम लोगों को और ऐसे तमाम कैरेक्टर्स को अपने साथ जोड़ा जो उस समय वक्त की ज़रूरत थी। उन्हें एक मजबूत कांग्रेस से लड़ना था, उन्हें अपनी पार्टी खड़ी करनी थी, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया क्योंकि वो उस समय उनको राजनीतिक ज़रूरत लगे। जब अखिलेश यादव आए तो एक नई विजन के साथ आए, एक बदली हुई परिस्थिति में आए। वो 21वीं सदी के नेता हैं, वो नए नेता हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं, तो उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ दूसरी होती है। आजकल एक्सपेक्टेशन भी बदल गई है। तो ये कहना कि गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो 15 साल पहले हुई थी, 15 साल में सभी गलतियों को सुधार लिया गया क्या?
तो तेजस्वी इस लाइन को लेकर आगे चलना चाहते हैं। वो एक नई पॉलिटिकल पौध है जो एक नया विजन देना चाहते हैं, जो अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। इसमें चिराग पासवान, आपने सही कहा, वो प्ले में आएंगे और उन्होंने अपनी तरफ से शुरू भी कर दिया है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो वो एक इमोटिव इशू लेकर आ रहे हैं कि वो भी बिहार का भला चाहते हैं, वो भी बिहार के चेहरे के तौर पर उभरना चाहते हैं। और ये 15 साल दोनों को मौके दे चुके हैं आप। हाँ। तो लेकिन वो इतने बड़े फोर्स इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी आज की तारीख में नहीं है। उनका जो सबसे अच्छा फिगर था विधानसभा में 29 विधायकों के जीतने का था, तो वो उस तरीके से नहीं आते। तो उस तरीके से प्ले में अगर कोई आएगा तो तेजस्वी यादव आएंगे। और तेजस्वी यादव वो अपनी एक छवि ऐसी बनाना चाहते हैं जो कि डेंट जिस पे लग चुका है, उप मुख्यमंत्री रहते हुए ही डेंट लग चुका है, तो उसको डिमोलिश करने की कोशिश की जा चुकी है। उन पे जांच चल रहा है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाएगा। चाहे उनके एजुकेशन का हो, चाहे उनके भाई के बारे में हो। आज ही कहा सुशील मोदी ने कि बांसुरी बजाने आता है उनको, बांसुरी बजाने वाले हैं वो। तो उनको एक नॉन स्टार्टर के तौर पे देखा जाएगा, जो नौसिखुआ है, जो नौसिखिया है, जो काम नहीं कर सकता, जिसको गवर्नेंस का अनुभव नहीं, जो अभी राजनीति में खड़ा ही नहीं हुआ, राजनीतिक पैदाइश जिसकी नहीं हुई और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो वैसे उनको करके एक डिमोलिश करने की कोशिश होगी। इससे इमर्ज करके कैसे आते हैं तेजस्वी यादव, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और एक नया विजन लेकर कैसे आते हैं, लेकिन ये नया विजन वो तब तक नहीं ला सकते जब तक उनमें वो पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखे कि जो एक जमाने में अखिलेश यादव में दिखा था कि वो ही वॉज रूलिंग द रूस्ट। वो मुलायम सिंह के सामने उन्होंने डीपी यादव को निकाल दिया कि डीपी यादव नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो एक मैसेज ये गया कि नहीं, ये नई राजनीति करना चाहता है तेजस्वी यादव को, वो करना पड़ेगा। क्या वो पॉलिटिकल, आज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि लालू यादव उतने ही रेलिवेंट हैं आज की तारीख में भी आरजेडी के लिए जितने कि वो पहले हुआ करते थे। और पिछले दिनों की वो तस्वीरें सुकेश आपको भी याद होंगी, तेजस्वी यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए और वहां उन्होंने लोगों को आवाज देकर के कहा लालू जी भेजे हैं। उनकी अपनी पहचान अभी शायद बननी बाकी है, लालू जी की पहचान ही चल रही है। तो देखिए, चुनाव बिहार का है, खबर सबसे बड़ी झारखंड से आने वाली है। रांची में आखिरकार हाईकोर्ट का फैसला 11 सितंबर को क्या होता है, यह देखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा हमें। वैसे अभी तक केवल एक चुनाव है जिसमें लालू यादव नहीं मौजूद रहे हैं पिछले 30 सालों में, और वो पिछला 2019 का चुनाव था। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि इस बार उनको जेल मिलता है और बेल पर वो बाहर चले आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और सुकेश को आप इजाजत दीजिए और अपने लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के जरिए हमारा प्रोत्साहन करते रहिए। नमस्कार।